आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ भीमा नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। भीमा बड़ा मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम केशव था। केशव भी अपने पिता की तरह खूब मेहनती था। केशव जब बहुत छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। केशव के पिता ने फैसला किया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे और खुद ही केशव को पालेंगे। बड़ा होने पर केशव भी अपने पिता के साथ काम पर जाया करता। दोनों बाप बेटे राजा विक्रम के यहाँ नौकरी करते। राजा उन्हें रोजाना उनकी मेहनत के बदले केवल 2 किलो अनाज देता। इतने अनाज में बड़ी मुश्किल से दोनों बाप बेटे का गुजारा होता, इसलिए वे दोनों हमेशा भूखे ही रहते। एक दिन केशव अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें राजा की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। हमें कुछ और काम करना चाहिए या फिर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी चाहिए। राजा हमें इतना कम अनाज देता है, हमारा पेट नहीं भरता और हम हमेशा भूखे रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमज़ोर हो गए। अगर हम खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? भीमा बोला, बेटा कह तू बिल्कुल सही रहा है। भूखा रहने की वजह से मुझे भी बहुत कमज़ोरी आ गई है। हमेशा चक्कर से आती रहती है। कभी कभी तो मेरी आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी छोड़ नहीं सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करेंगे तो राजा हमें तलाश करवाकर सूली पर लटका देगा। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करते रहें। अब तू जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आ, मैं खाना पका दूंगा। केशव अपने पिता के कहने पर जंगल से लकड़ी लेने चला जाता है। तभी भीमा के घर एक बूढ़ी काकी आती हैं। वो भीमा से कहती हैं, भीमा बेटा, तूने जिंदगी भर मुसीबत काटी है, अब और अपनी जिंदगी मुसीबत में मत काट। कभी तू चैन से बैठकर 2 रोटी नहीं खा पाया। तेरा बेटा कब का जवान हो गया, तू उसकी शादी क्यों नहीं करा लेता? घर में बहू आएगी तो 2 लोगों का खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। तुम थके हारे मजदूरी करके आते हो और फिर भोजन बनाते हो। अगर बहू आ जाएगी तो तुम्हें बहुत से कामों से राहत मिल जाएगी। तभी भीमा काकी से बोला, अरे काकी, केशव की शादी हुए 1 साल हो चुके हैं। बूढ़ी काकी सुनकर हैरान होते हुए बोली, क्या कहा तूने? केशव की शादी को 1 साल हो चुका, लेकिन तूने कभी किसी को बताया नहीं। आखिर क्या वजह है इसकी, जरा मुझे पता चले। भीमा बोला, काकी वजह तो कुछ नहीं। केशव की बहू अपने माँ के घर है। माँ के घर क्यों छोड़ा, वहाँ से क्यों नहीं लाता? काकी बोली, बेटे की शादी क्या बहू के मायके में छोड़ने के लिए की जाती है? तू अपने बेटे से कहता क्यों नहीं कि वो अपनी पत्नी को मायके से लेकर आए? तू आज ही केशव को भेज दे बहू को लेकर आने के लिए। कैसे भेज दूं काकी? हमारे घर में तो एक चारपाई तक नहीं जिस पर वो बेचारी आराम से बैठे, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम चारपाई खरीद कर ला सके। और फिर केशव के पास ऐसे कपड़े नहीं जिन्हें पहनकर वो अपने ससुराल जा सके। उसके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, उसमें भी 10 पैबंद लगे हैं। पैबंद लगे हुए कपड़े पहनकर जाता हुआ केशव भला कैसे अच्छा लगेगा? काकी बोली, अरे वाह भीमा, मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझती थी, लेकिन तू तो मूर्खों से बड़ा मूर्ख है। बस इतनी सी बात के लिए तूने केशव क्यों उसके माँ के घर छोड़ा है? मैं तो सोच रही थी कोई बड़ा बेखेरा है। चारपाई और कपड़ों की वजह से तू बहू नहीं लेकर आ रहा। चल, मैं दूंगी तुझे चारपाई बहू को बैठने के लिए, और केशव के लिए नए कपड़े भी लाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी काकी अपने घर चली गई। उसके बाद भीमा सोचने लगता है, काकी सही कहती हैं,
मुझे केशव की पत्नी को बुला लेना चाहिए। अगर बहू आ जाएगी तो घर के कामों से राहत मिल जाएगी। मैं कल ही भेज दूंगा केशव को बहू को लाने के लिए। फिर भीमा बुढ़िया काकी के घर आता है और बुढ़िया काकी से केशव के लिए कपड़े और चारपाई लेकर आता है। केशव चारपाई देखकर अपने पिता से कहता है, पिताजी आप ये चारपाई कहाँ से लाए? भीमा बोला, बेटा ये मुझे चारपाई काकी ने दिया है और उन्होंने तुझे नए कपड़े दिए हैं। केशव बोला, लेकिन पिताजी काकी ने आपको ये चारपाई और मुझे नए कपड़े क्यों दिए? बेटा काकी ने चारपाई तेरी पत्नी को लाने के लिए दिए और ये कपड़े तेरे हैं। इन कपड़ों को पहनकर अपने ससुराल चला जा और अपनी पत्नी को ले आ। लेकिन पिताजी हम अपना पेट ही मुश्किल से भर पा रहे हैं, ऐसे में हम गोपी को क्या खिलाएंगे? वो हमारे घर का हाल देखेगी तो क्या सोचेगी? ये सब जानता हूँ मैं बेटा, लेकिन बहू को जिंदगी भर के लिए मायके में नहीं छोड़ा जा सकता। कभी न कभी तो उसे लाना होगा। इसलिए एक काम कर, तू कल ही जाकर उसे ले आ। ठीक है पिताजी, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कल ही गोपी को ले आऊँगा। फिर अगले ही दिन केशव काकी के दिए हुए कपड़े पहनकर गोपी को लेने चला गया। ससुराल में केशव की खूब मेहमान नवाजी होती है। केशव एक हफ्ते तक ससुराल में रुकता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी गोपी को लेकर अपने घर चल देता है। लेकिन रास्ते में केशव सोचने लगता है, अभी तो हमारे घर में बहुत गंदगी होगी, गोपी देखेगी तो क्या कहेगी? एक काम करता हूँ, गोपी को बूढ़ी काकी के घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं अपने घर की सफाई कर लूँगा। केशव अपनी पत्नी को बूढ़ी काकी के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब भीमा ने केशव को अकेला आता देखा तो वो केशव से बोला, बेटा तू अकेला क्यों आया? तेरी पत्नी कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लाया? पिताजी मैं गोपी को लाया हूँ, लेकिन मैं उसे बूढ़ी काकी के घर छोड़ आया, क्योंकि हमारे घर में बहुत गंदगी थी। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा है। गोपी ये सब देखेगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। जब मैं घर की साफ सफाई कर लूँगा तो गोपी को अपने घर ले आऊँगा। बेटा साफ सफाई तो बाद में होती रहेगी, पहले तू महाराज के पास चल। वो तुझे 3 दिन से रोज़ाना बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज़ कोई न कोई बहाना बनाता हूँ। तुझे अपने ससुराल में इतना दिन नहीं रुकना चाहिए था। पता नहीं महाराज तेरे से क्या कहेंगे। केशव बिना साफ सफाई किए अपने पिता के साथ राजमहल की ओर चल पड़ता है। इधर बूढ़ी काकी ने गोपी की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, बेटी तुम मुझे बहुत समझदार हो, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। आओ अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। बूढ़ी काकी की बात सुनकर गोपी को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या ये घर उसका नहीं? उसने हिचकिचाते हुए काकी से पूछा, माँ जी ये घर केशव का नहीं तो फिर केशव का घर कौन सा है? बेटी केशव राजा के यहाँ काम करने गया है, इसलिए तुझे मेरे घर छोड़ गया। तू अभी नई नवेली बहू है, घर में अकेले कैसे रहती? अब तो वो आने वाला होगा, उसके आने से पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूँ। फिर बूढ़ी काकी गोपी को उसके घर छोड़ कर आई। गोपी को केशव का घर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। पूरा घर गंदा था। देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी। सारा सामान इधर उधर बिखरा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े रखे थे, जिन पर जगह जगह पैबंद लगे थे और उन कपड़ों पर धूल जमी थी। घर की ये हालत देखकर गोपी को रोना आने लगा। वो सोचती है, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी सज़ा मुझे इस जन्म में मिल रही है। इस घर में तो कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गोपी बहुत समझदार और होशियार थी। उसने सोचा, ये मेरे नसीब का एक हिस्सा है, अब मुझे कैसे भी करके इस मुश्किल से गुजरना होगा। वो हिम्मत करके उठी और घर की साफ सफाई में लग गई।
कुछ ही देर में उसने पूरा घर साफ किया और इधर उधर बिखरा हुआ सामान सही तरीके से लगाया। उसके बाद वो बूढ़ी काकी की दी हुई चारपाई पर बैठकर केशव के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात होने वाली थी, लेकिन केशव और उसके पिता भीमा अभी तक घर नहीं आए थे। गोपी बेचैन होने लगी। इतना बड़ा घर और उस घर में वो अकेली। उसका दिल घबराने लगा। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उतने में केशव और उसके पिता हाथ में अनाज का थैला लिए घर आए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा बदल गया। जो घर हमेशा कूड़े का ढेर बना रहता, आज वो हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश हुए। फिर केशव ने 2 किलो अनाज जो उन्हें राजा देता, उनकी पत्नी को दिया और फिर बोला, लो गोपी, इसे पका लो। गोपी को 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो केशव से पूछी, ये अनाज तो 3 लोगों के लिए बहुत कम है, तुम्हें अनाज और थोड़ा लाना चाहिए था। गोपी राजा मुझे और पिताजी को एक दिन काम करवाने के बाद केवल 2 किलो अनाज देते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं और अनाज कहाँ से लाता? आप लोग राजा के यहाँ पूरा दिन मेहनत करते हो और राजा आपको 2 किलो अनाज देकर बहकाता है। राजा आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। गोपी की बात सुनकर भीमा बोला, बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? राजा की बात टालने की हिम्मत किस में है? गोपी बोली, अब से आप 2 किलो अनाज मत लाना। कल आप राजा से कहना, महाराज हमारा इस अनाज में पेट नहीं भरता, हम भूखे रह जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें। और सुनो, राजा से ये बात कहते हुए आप बिल्कुल मत डरना। अगर राजा आपको 5 किलो अनाज देने के लिए राजी हो गए तो ठीक, वरना आप उनसे काम के लिए मना कर देना। अगर राजा को आपके काम की ज़रूरत होगी तो वो आपको खुद काम करवाएंगे, वरना नहीं करवाएंगे। गोपी अभी तुम राजा को जानती नहीं, जो तुम ये बात कह रही हो। अगर हमने राजा से कह दिया ना तो हमारी ज़बान कटवा देंगे। ऐसे कैसे राजा तुम्हारी ज़ुबान कटवा देंगे? तुमने किसी को लूटा तो नहीं, तुमने चोरी नहीं की और ना ही तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम्हें किस बात का डर है? अपना हक मांग रहे हो और जो हक नहीं मांग सकता वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहती हूँ तुम एक बार राजा से अनाज बढ़ाने की बात तो करो। ठीक है बेटा, तो इतना कह रही है तो मैं कल राजा से अनाज बढ़ाने के बारे में ज़रूर बात करूँगा। अब तुम इस अनाज को बना दो। अगले दिन केशव और उसके पिता भीमा राजा के पास गए और फिर भीमा राजा से बोला, महाराज मैं यहाँ आपसे अपने अनाज के बारे में बात करने आया हूँ। आप हमें पूरा दिन मेहनत करने के बाद केवल 2 किलो अनाज देते हैं। इतने अनाज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हमें ज़्यादातर भूखा ही रहना पड़ता है। इसलिए महाराज आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारा अनाज 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा बोला, भीमा ये बात तुम्हें पहले बतानी थी। भूखा रहना अच्छी बात नहीं। अगर तुम भूखे रहोगे तो खाली पेट काम कैसे करोगे? मैं आज ही तुम्हारा अनाज 5 किलो नहीं बल्कि 6 किलो कर देता हूँ। फिर राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी आज से भीमा को रोज़ाना 6 किलो अनाज दिया जाएगा और दूसरे जितने भी मजदूर हैं सभी का अनाज बढ़ा दिया जाए। राजा का फैसला सुनकर दोनों बाप बेटे 6 किलो अनाज लेकर खुशी खुशी अपने घर चले आए। जब गोपी ने केशव के सिर पर अनाज का बड़ा थैला देखा तो वो समझ गई कि राजा ने उनकी बात मान ली है। फिर उसने उन दोनों से पूछा, इस थैली को देखकर मालूम होता है कि राजा ने तुम्हें 5 किलो अनाज दे दिया है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? भीमा बोला, नहीं बेटा, राजा ने कुछ नहीं कहा। हमने महाराज से अपनी मजबूरी का 5 किलो अनाज मांगा, लेकिन महाराज ने हमें 6 किलो अनाज दिया।
आज से हमें रोज़ाना हमारी मेहनत का 6 किलो अनाज मिलेगा। हम महाराज से बेकार ही डरते थे, लेकिन महाराज बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने हमारे साथ साथ सभी मजदूरों के अनाज में बढ़ोतरी की। सभी घर वाले बहुत खुश थे। भीमा ने गोपी को बहुत आशीर्वाद दिया। राजा द्वारा दिए गए अनाज से वो आधा अनाज बचा लेती और आधे को पका लेती। 2 महीने तक उसने यही काम किया। फिर एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, आज आप राजा से कहना कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। अब हम परिवार में 3 सदस्य हो गए हैं। आप जो अनाज हमें देते हैं उससे हमारा पूरा नहीं पड़ता। महाराज, अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा दें तो बड़ा अच्छा होगा। ठीक है बेटी, हम महाराज से ऐसा ही कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके दोनों बाप बेटे राजा के पास गए और राजा से बोला, महाराज, मैंने अपने बेटे केशव की शादी कर दी है। अब हमारे घर में 3 सदस्य हो गए हैं। अगर आप हमारा अनाज थोड़ा और बढ़ा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। राजा बोला, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने भीमा, जो केशव की शादी की। मंत्री से कहकर आज ही तुम्हारा अनाज 10 किलो कराऊंगा। दोनों बाप बेटे 10 किलो अनाज लेकर गए। 10 किलो अनाज देकर गोपी बहुत खुश हुई। अब वो आधे से भी ज्यादा अनाज बचा लेती और बाकी बचे हुए को पका लेती। ये सिलसिला 8 महीने तक चलता रहा। अब गोपी ने काफी अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन वो अपने पति और ससुर से बोली, पिताजी, आज के बाद आप लोग राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। कब तक आप दोनों मजदूरी करते रहोगे? मजदूरी से हमें सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल सकता है और कुछ भी नहीं। भीमा बोला, अगर हम मजदूरी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इस तरह से तो हम भूखे मर जाएंगे। गोपी ने कहा, आप लोग चिंता मत करो। आपको राजा जो अनाज देते हैं, मैंने उसमें से आधे से ज्यादा अनाज बचा लिया है। इस प्रकार मैंने काफी अनाज बचाकर इकट्ठा कर लिया। अब आप लोग बाजार में कोई दुकान खोल लीजिए और उसमें अनाज बेचने का काम शुरू कीजिए। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलने लगेगा। भीमा बोला, ठीक है बेटी, मैं आज ही बाजार में कोई दुकान देखता हूँ और फिर कल से हम अनाज बेचना शुरू कर देंगे। भीमा ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अगले ही दिन अनाज बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान काफी अच्छी चलने लगी। दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। ये सब देखकर दोनों बाप बेटे बहुत खुश होते। दोनों जब भी दुकान से घर आते तो कुछ न कुछ सामान खरीद कर जरूर लाते। एक दिन गोपी अपने घर के आगे बैठी थी। तभी उसकी नजर कोने पर पड़े एक सोने की हार पर पड़ती है। सोने का हार देखकर गोपी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। गोपी जल्दी से हार को उठाती है और उसे घर में ऐसी जगह रखती है जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसी दिन पूरे नगर में राजा के सिपाही ने ऐलान किया, सुनो ऐ गांव वाले, जरा गौर से सुनो। एक चेल रानी का सोने का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी इंसान को वो सोने का हार मिल जाए, वो हर हार राजा को लौटा दे। इसके बदले राजा उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देंगे। रानी के हार की खबर पूरे नगर में फैली। हर किसी के जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी। जब ये बात गोपी को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। इसलिए राजा को अभी तक रानी का हार नहीं मिला। वो मंत्री से बोले, मंत्री, हार के बारे में कुछ पता चला या नहीं? मंत्री बोले, नहीं महाराज, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हार की तलाश जारी है। राजा बोला, मंत्री तुम एक काम करो, पूरे नगर में दोबारा ऐलान करवाओ कि रानी का हार नहीं मिला। अगर किसी को हार के बारे में कुछ पता हो तो बिना डरे दरबार में आकर राजा को बताए, और जो हार लाकर देगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा।
मंत्री सिपाही से दोबारा पूरे नगर में ऐलान करवाता है। अगले दिन गोपी कहती है, मैंने सुना है रानी का हार चील लेकर उड़ गई और जो भी आदमी उस हार का तलाश करेगा राजा उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। कहीं राजा झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बहू, महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वो जो भी वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। राजा को ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी के घर के आगे पड़ा हुआ है। तभी गोपी बोली, पिताजी, ज्योतिषी सही कहते हैं, हार हमारे घर के आगे पड़ा हुआ था। अब रानी का हार मेरे पास है। आप जाइए, राजा को ये हार दीजिए। भीमा गोपी से हार लेकर राजा को देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसके बाद राजा भीमा से बोला, भीमा, तुम मुझसे बहुत खुश हो। शर्त के मुताबिक अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। भीमा बोला, महाराज, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? आपके हमारे पर पहले ही इतने एहसान हैं। मैं अपने कर्तव्य का पालन किया है। भीमा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ईमानदार और एक सच्चे इंसान हो, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना पड़ेगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का तोहफा देना चाहता हूँ। महाराज, आप इतना कह ही रही हैं तो मैं पहले अपने घर पर मशवरा कर लूँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। ठीक है भीमा, तुम अपने परिवार वालों से बात करके मुझे बता देना। उसके बाद भीमा अपने घर चला जाता है। घर आकर वो गोपी से बोला, बेटी, महाराज मुझे इनाम देना चाहता है, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि घर वालों से बात करके बताऊंगा। गोपी बोली, आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब आप राजा से कहिए कि महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा दे दें, उस ज़मीन पर हम खेती करके अपने परिवार का गुजारा सही तरीके से कर सकते हैं। भीमा बोला, ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं महाराज से वैसा ही कहूँगा। अगले दिन भीमा राजमहल पहुंचकर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा भीमा से बोले, कहो भीमा, परिवार वालों से क्या मशवरा किया है? भीमा बोला, महाराज, अगर आप मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर सकता हूँ। फिर मुझे और मेरे बेटे को मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। राजा बोला, ठीक है भीमा, मैं आज ही तुम्हें 5 बिगहा ज़मीन देता हूँ। मेरा भी भगवान से प्रार्थना है, इस ज़मीन पर खेती करो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर राजा मंत्री से कहकर भीमा को 5 बिगहा ज़मीन दिलवा देते हैं। अब भीमा दिन रात खेत में मेहनत करता और केशव अनाज की दुकान चलाता। कुछ ही दिनों में वो बहुत मालदार हो जाते हैं। फिर केशव एक बहुत ही शानदार घर खरीद देता है। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इस प्रकार भीमा की बहू की समझदारी और चालाकी से उसके गरीबी के दिन कुछ ही दिनों में अमीरी में बदल जाते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।